सभी शिक्षार्थियों को सादर प्रणाम। मैं मुकुंद आप सभी का स्वागत करता हूं PSRM स्टडीज में। आज की वीडियो में हम लोग न्याय दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, न्याय दर्शन से संबंधित जो नोट्स या तथ्य हम लोग इस वीडियो में प्रयोग करेंगे वो मुख्यतः नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के MA एजुकेशन के पाठ्यक्रम और अरिहंत के यूजीसी नेट की किताब से लिए गए हैं, उनकी सहायता ली गई है इस वीडियो के लिए। ओके, तो हम लोग ना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्याय दर्शन की बात करते हैं तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि है। न्याय दर्शन को वाद विद्या भी कहा जाता है क्योंकि न्याय का अर्थ हम लोग उस प्रक्रिया से लेते हैं जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी निर्णय पे पहुंचता है, किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। देखिए, किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए, किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मस्तिष्क के द्वारा चिंतन किए जाते हैं, विचार किए जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो न्याय दर्शन है ये एक तर्कशास्त्र का ही अंग है, तर्कशास्त्र का ही हिस्सा है। ठीक, न्याय के द्वारा ना अनुवीक्षा की जाती है, अनुवीक्षण का कार्य है ये। और ये जो अनुवीक्षा होते हैं ये अनुमान पे आधारित होते हैं। अनुमान हम लोगों ने क्या देखा है कि सांख्य दर्शन की जो वर्णित शिक्षण विधि थी वहाँ पे हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि और अनुमान विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि तर्क के माध्यम से किसी विषय के अनुसंधान को ही अनुवीक्षण कहा जाता है। जब बात हम लोग करते हैं न्याय दर्शन की तो न्याय दर्शन के अनुसार वस्तुओं का ज्ञाता से स्वतंत्र अस्तित्व होता है। देखिए, न्याय दर्शन में ना ज्ञान और बाह्य वस्तु दो पृथक अस्तित्व हैं, इनका आपस में संबंध नहीं है, ये अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। यानी बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व हमारे ज्ञान पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो हमारे जो मानसिक भाव हैं, हर्ष, विषाद, भय, क्रोध, क्षोभ, ये सब भाव जो हैं हमारे अनुभूति पे निर्भर करते हैं। हम जब इन्हें अनुभव करते हैं तो ही इनका अस्तित्व होता है, ठीक है ना। जबकि अगर हम बाह्य वस्तुओं की बात करते हैं, मेज, पंखा, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल या और भी बाह्य वस्तु की बात करते हैं तो ये अगर हम इनको अनुभव नहीं भी करें, इनकी अनुभूति हम अपने मन में ना भी करें तो भी इनका अस्तित्व रहता है। अगर इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं भी है तो भी इनका अस्तित्व रहता है। तो न्याय दर्शन इस बात को मानता है कि ज्ञान और बाह्य वस्तुएं पृथक अस्तित्व रखती हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो न्याय दर्शन है ना ये पूर्व जन्म की मान्यता को भी स्वीकृति प्रदान करता है। जैसे इसका ये तर्क है ना कि बालक के जन्म के समय या जो बहुत ही नवजात शिशु होते हैं तो आप देखेंगे कि उनके मुख पे, उनके चेहरे पे भावें होती है, वो हंसते हुए दिखाई देंगे आपको, हर्ष या विषाद के भाव आप उनको देखते हैं। तो न्याय दार्शनिक ये मानते हैं कि ये जो बालक के भाव है ये हो सकता है कि उनके पूर्व जन्म की स्मृति पे आधारित हो। वहीं न्याय दर्शन में हम लोग अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो न्याय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 4 तत्व होते हैं: प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति, ठीक है ना। तो इन 4 तत्वों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमाता की। तो प्रमाता का तात्पर्य यहाँ पे हम विद्यार्थी या जिज्ञासु छात्र से लेंगे, वो छात्र जिसे ज्ञान प्राप्ति की सामर्थ्य हो, जो ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक हो, ठीक है ना। सो प्रमाता मीन्स ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला छात्र या जिज्ञासु। प्रमेय का तात्पर्य उस विषय से है, उस ज्ञान से है जिसे प्राप्त किया जाना है। तो प्रमेय से तात्पर्य प्राप्य ज्ञान से है, उस विषय से है जिसका अध्ययन होना है। प्रमाण का तात्पर्य, प्रमाण से तात्पर्य ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से है, जिस माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो प्रमाण होगा। और प्रमिति की बात करते हैं तो प्रमिति जो है वो निश्चित और त्रुटि रहित ज्ञान है। प्रमिति निश्चित और त्रुटि रहित ज्ञान है। पदार्थों का स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण ही, पदार्थों का स्पष्ट प्रकटीकरण ही ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान अर्जित किया गया है वो प्रमिति कहलाएगा, ठीक है ना। ये बात हम लोग समझ चुके हैं। देखिए, प्रमाण शास्त्र ना पदार्थों के यथार्थ ज्ञान में सहायक होते हैं और साथ ही साथ ये ज्ञान की वैधता का भी परीक्षण करने में सहायक होते हैं। न्याय शास्त्र की ये मान्यता है कि हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान अधिकांशतः विश्वसनीय रूप में ही प्रकट होता है और सभी प्रकार का ज्ञान यथार्थ को ही प्रकट करता है। हम जो भी ज्ञान हमारे पास है वो यथार्थ पे ही आधारित है, यथार्थ ज्ञान ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्ञान की यथार्थता को महत्व देते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति के निजी अनुभव, संस्कार, परंपरा,
इन सब के आधार पर संसार के विषय में पहले से ही उन्हें ज्ञान उपलब्ध होते हैं। अगर हम न्याय दर्शन के इतिहास की बात करते हैं ना, तो इसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष का है। इस दर्शन के विकास में ना मुख्य रूप से हम लोग दो धारा देखते हैं। इस दर्शन के विकास में दो धाराओं का योगदान है। प्रथम धारा के जो सूत्रकार हैं वो गौतम ऋषि हैं, और गौतम ऋषि के न्याय के 16 सूत्र हैं, ठीक है। जबकि दूसरी धारा की बात करते हैं तो दूसरी धारा के प्रवर्तक गणेश उपाध्याय हैं। गणेश उपाध्याय के द्वारा जो उनकी पुस्तक है तत्व चिंतामणि गणित, इसको हम लोग न्याय दर्शन की दूसरी धारा का सूत्रधार कह सकते हैं। देखिए, अब हम लोग ना न्याय दर्शन के कुछ प्रमुख शब्द और उसके अर्थ को समझ लेते हैं, ताकि हम लोग इस दर्शन के बारे में व्यापक समझ विकसित कर सके, ठीक है। तो हम लोग देखते चलते हैं न्याय दर्शन के महत्वपूर्ण शब्द और उसके अर्थ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रमाण की। तो प्रमाण का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि प्रमाण का मतलब है ज्ञान का माध्यम। देखिए, हमारा जो मन है, नेत्र है, या जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उसी के द्वारा हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान होता है, ठीक है ना। तो महर्षि गौतम ने ज्ञान के 4 प्रमाण बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन्हीं माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। वहीं प्रमेय हम लोगों ने अभी समझा है कि प्रमेय जो ज्ञान प्राप्त किए जाने योग्य है उसे प्रमेय कहते हैं। जिसे जाना जा सके, अर्थात जो अध्ययन का विषय है, उसे हम लोग प्रमेय कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार 12 प्रमेय बताए गए हैं, 12 विषय बताए गए हैं जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए, जिसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। और ये विषय है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, प्रत्यय भाव, फल, दोष, दुख और अपवर्ग। बात करते हैं तो प्रयोजन वो कारक है ना जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम जो भी क्रिया करते हैं किसी खास लक्ष्य को ध्यान में रख के करते हैं, तो वही लक्ष्य यहाँ पे प्रयोजन कहलाता है। दृष्टांत, दृष्टांत से तात्पर्य हमारा उस बिंदु से है, उस बात से है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत होते हैं। तो दृष्टांत का तात्पर्य हम देखेंगे कि जहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार, दोनों की दृष्टि का अंत हो जाए, यानी जिस बिंदु पे दोनों पक्ष सहमत हो, दृष्टांत मतलब सहमति। सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत से तात्पर्य किसी भी बात को प्रमाण के द्वारा प्रमाणित करना, सिद्ध करना सिद्धांत कहलाता है, ठीक है ना। अवयव अनुमान की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य हैं, ठीक है। वहीं जब हम बात कहेंगे निःश्रेयस की, तो निःश्रेयस शब्द का प्रयोग हम लोग आगे भी करेंगे। निःश्रेयस शब्द का तात्पर्य यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति से होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने न्याय दर्शन में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्द और उनके अर्थ को भी समझ लिए हैं। अब हम लोग बात करते हुए चलते हैं न्याय दर्शन के शैक्षिक महत्व की। देखिए, न्याय दर्शन के प्रारंभिक सूत्र में कहा गया है 16 ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में ज्ञान प्राप्त करके निःश्रेयस की अवस्था या मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। साथ ही साथ न्याय दर्शन इस बात को मानता है कि शिक्षा और जीवन के उद्देश्य अभिन्न है। जीवन दर्शन के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। न्याय दर्शन इस बात को मानता है। साथ ही साथ न्याय दर्शन ने क्या किया है ना कि तत्कालीन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति को ही शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया। देखिए, न्याय दर्शन आज से 2000 साल पहले का है। हम लोग 2000 साल पहले के देखते हैं, पहले के समाज को देखते हैं, तो वहाँ पे आध्यात्मिकता केंद्र में है। वहाँ जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, और न्याय दर्शन भी शिक्षा के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति को ही प्रधानता देता है, ठीक है ना। तो न्याय दर्शन ने तत्कालीन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति को शिक्षा का उद्देश्य माना है। न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही बालक को इस योग्य बनाया जाए कि वह सत्य और असत्य में भेद कर सके। बालक को आत्मा के स्वरूप की जानकारी हो, उसे इस योग्य बनाया जाना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। यह न्याय दर्शन का मानना है। न्याय दर्शन के अनुसार बालक का शारीरिक विकास, जिससे वह संयमित जीवन जी सके। हम लोग न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि बालक सत्य और असत्य में भेद कर सके, बालक आत्मा के स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर सके, बालक का शारीरिक विकास हो, बालक की तर्क शक्ति में वृद्धि हो, बालक सदाचारी बने, बालक ज्ञान के महत्व से अवगत हो।
ठीक है। साथ ही बालक वास्तविक जगत को पहचानने और व्यवहारिक ज्ञान का विकास कर सके, बालकों के अंदर वैज्ञानिक भावना का विकास हो और बालकों की जो जन्मजात भावना है, जो मूल प्रवृत्ति है, उसका ज्ञान कर उसको विकसित करना, यही शिक्षा के लक्ष्य होने चाहिए। हम लोग अब न्याय दर्शन और ज्ञान के स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। न्याय दर्शन के अनुसार ना ज्ञान से ही पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के दो प्रमुख भेद हैं, प्रमा और अप्रमा। प्रमा का मतलब जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे हम लोग प्रमा कहते हैं। प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको ठीक उसी तरीके से समझना प्रमा कहलाते हैं। प्रमा के ना 4 भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष की अगर हम बात करते हैं ना, तो जो हमारे आंखों के सामने उपस्थित है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से हम इंद्रियों के द्वारा स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे प्रत्यक्ष होंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्प्रक्षं ज्ञानं प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय और पदार्थ के संयोग से उत्पन्न ज्ञान ही अनुमान कहलाता है। इंद्रियों और पदार्थ के संयोग से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार 6 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और ये 6 इंद्रियां हैं नाक, कान, जीभ, आँख, त्वचा और मन। ये जो प्रथम 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो बाह्य ज्ञानेंद्रियां हैं, जबकि मन जो है हमारा वो आंतरिक ज्ञानेंद्रियां हैं। तो प्रत्यक्ष के बाद हम लोग अनुमान को समझते हैं। तो अनुमान एक बात को जान लेने से उसी बात से दूसरी बात को जान लेना अनुमान कहलाता है। देखिए, हमारे पास जो उपलब्ध ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से दूसरे विषय का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है। इसके 3 पद होते हैं। पक्ष, जिसके संबंध में आप अनुमान करते हैं, जिस विषय के बारे में आप अनुमान करते हैं उसे कहते हैं पक्ष। ठीक है। फिर साध्य, पक्ष के विषय में जो सिद्ध किया जाना है, पक्ष के विषय में जो हम सिद्ध करते हैं वो साध्य कहलाता है। और हेतु, हेतु वो माध्यम है जिसके द्वारा पक्ष को सिद्ध किया जाता है, जिसके द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाता है। तो अनुमान और प्रत्यक्ष के बाद हम लोग उपमान देखते हैं। उपमान क्या है ना कि ये जो समान जातीयता को कहा जाता है, यानी किसी ज्ञात वस्तु के सदृश ही किसी अन्य ज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपमान कहलाता है। उपमान शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिक्षक ना भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इन विषयों को पढ़ाते हुए उपमान का प्रयोग अधिकाधिक करते हैं। और उपमान के बाद हम लोग शब्द की बात करते हैं। तो शब्द ना ये वस्तुओं का संकेत होते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णनात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द ध्वनि प्रदान करते हैं, जबकि वर्णनात्मक शब्द वर्णों के द्वारा उच्चारित होते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग न्याय दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य को देखते हुए चलते हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य न्याय दर्शन के 12 प्रमेय है। ये 12 प्रमेय है आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्ययभाव, फल, दुख और अपवर्ग। मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ ना शिक्षा के अन्य उद्देश्य भी है, जैसे आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, बालकों में शिक्षा के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान होना चाहिए। मानसिक विकास का उद्देश्य, शिक्षा के माध्यम से बालक को चिंतनशील, तर्कशील, बुद्धिमान बनाकर उसकी आलोचनात्मक क्षमता को विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा उद्देश्य हम लोग देखते हैं कि बालक को यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी शिक्षा के माध्यम से बालक भौतिक पदार्थों का ज्ञान और उसके सर्वोत्तम उपयोग की जानकारी प्राप्त कर सके। शारीरिक विकास का उद्देश्य, इसके अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से बालकों के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को विकसित कर उन्हें क्रियाशील बनाया जाना चाहिए। उस पे उनके बालकों को क्रियाशील बनाने पे जोर दिया जाता है। वहीं न्याय दर्शन में शिक्षा के माध्यम से बालकों को इस योग्य बनाया जाए कि वो व्यवहारिक जगत से समायोजन कर सके, व्यवहारिक जगत से वो तालमेल बिठा सके। तो न्याय दर्शन व्यवहारिक जगत की पहचान कर व्यवहारिक जीवन के मूल्य, रहस्य और लौकिकता को महत्वपूर्ण समझता है। शिक्षा के माध्यम से बालकों के नैतिक विकास, बालकों को सदाचारी बनाना, बालकों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसे सात्विक मूल्यों का विकास करना,
शिक्षा का उद्देश्य माना गया है न्याय दर्शन में। और न्याय दर्शन बालकों के अंदर तर्क शक्ति के विकास पे जोर देता है। तो हम लोगों ने न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को समझ लिया है। और अब हम लोग समझते हैं न्याय दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम। देखिए, न्याय दर्शन ना आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, इन सब चीज़ों में विश्वास करता है, ठीक है। और इसकी उचित जानकारी के लिए सांसारिक पदार्थों और घटनाओं की विवेचना करता है। न्याय दर्शन इस बात में विश्वास करता है कि समस्त ज्ञान बुद्धि, मन और इंद्रियों से ही प्राप्त होता है। जो भी ज्ञान है, समस्त ज्ञान बुद्धि, मन और इंद्रियों से प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए उस तत्व के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए जिससे जड़ एवं जगत का विकास हुआ है। न्याय दर्शन इस बात को मानता है कि जो भी ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं वो बुद्धि, मन और इंद्रियों से होता है। अतः ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वास्तविक जगत का जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझना चाहिए। न्याय दर्शन ना पाठ्यक्रम में विभिन्न आधार पे सुझाव प्रस्तुत करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं न्याय दर्शन के अनुसार, तो पाठ्यक्रम का प्रथम आधार प्रमाण होना चाहिए जिसके माध्यम से बालक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम का दूसरा आधार प्रमेय होना चाहिए, यानी बालक वो ज्ञान प्राप्त करे जो जानने योग्य हो। जो ज्ञान प्राप्त किए जाने योग्य हो, उचित ज्ञान हो, वही प्राप्त किए जाने चाहिए, वही ज्ञान मिलना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम का तीसरा आधार संशय है। जब तक छात्र के मन में लौकिक या पारलौकिक विषयों के प्रति संशय नहीं होगा, प्रश्न नहीं होंगे, तब तक वह दार्शनिक और तार्किक दृष्टि से उसका समाधान नहीं ढूंढेगा और उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा। न्याय दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम का चौथा आधार प्रयोजन हो सकता है। प्रयोजन से तात्पर्य हमारा वैसे क्रियाओं से है, जो वैसे लक्ष्य से हैं जो क्रियाशील बनाते हैं, जो क्रिया के लिए प्रेरित करते हैं। तो पाठ्यक्रम का चौथा आधार प्रयोजन हो सकता है जिसमें दृष्टांत द्वारा यह देखा जाता है कि किस प्रकार की स्थिति में अन्य लोगों ने किस प्रकार के उपायों का सहारा लिया है और ये जो सहारा लिए गए हैं ये उपाय उद्देश्य प्राप्ति में कितना सहायक है। तो ये हम लोग न्याय दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम को देख रहे हैं। और न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियों की अगर हम बात करते हैं तो न्याय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन या विधि बताए गए हैं। प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, उपमान विधि और शब्द विधि। प्रत्यक्ष विधि वह विधि है जिसमें बालक अपने इंद्रियों और क्रियाओं की सहायता से किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। न्याय दर्शन ना प्रत्यक्ष विधि को ज्ञान का आधार मानता है और ये स्पष्ट करता है कि बालक ना प्रारंभ में जो भी ज्ञान प्राप्त करता है प्रत्यक्ष विधि से ही करता है। जिनके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है उसके बारे में अनुमान विधि का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उपमान विधि में क्या होता है ना, कि जो ज्ञात और ज्ञेय है, जो प्राप्त किया जाना है और जो प्राप्त हो चुका है, उन ज्ञान के आधार पे शेष विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उपमान विधि में क्या होता है कि जो जिस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त है उसी को आधार मान के जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है उसके बारे में हम अनुमान करते हैं, या प्राप्त ज्ञान के आधार पे प्राप्त ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो उपमान विधि कहलाता है। ठीक है, उपमान विधि ना विशेष तौर पे भाषा और साहित्य में बहुत प्रभावशाली है। अब हम लोग बात करते हैं न्याय दर्शन के अनुसार विद्यार्थी, यानी न्याय दर्शन के अनुसार विद्यार्थी का चरित्र कैसा होना चाहिए। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य मानव को सदाचारी बनाना है। न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को सदाचारी बनाना है, ठीक है ना। अतः सभी छात्रों को शिक्षक के द्वारा समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। शिक्षक के द्वारा बालकों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। शिक्षकों को बालकों के साथ स्नेहपूर्ण संबंध विकसित करने चाहिए। छात्रों में शारीरिक एवं बौद्धिक आधार पर विभिन्नताएं हो सकती है, ठीक है। शिक्षक को उन विभिन्नताओं को और असमानताओं का ध्यान रख के सभी बालकों के साथ समान रूप से व्यवहार करना है। न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी को चरित्रवान, अनुशासित और शिक्षा के प्रति उत्साही होना चाहिए। छात्रों को ना उक्त आदर्शों से प्रेरित होकर सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हम लोग न्याय दर्शन के अनुसार अनुशासन की बात करते हैं तो न्याय दर्शन के अनुसार अनुशासन के 3 तत्व होते हैं। इन 3 तत्वों के द्वारा ही नैतिक सिद्धांतों का परिपालन किया जा सकता है। और ये जो 3 तत्व हैं वो है ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा, आत्म प्रत्यय का विकास और आत्म संशय।
शिक्षा प्राप्ति के लिए ना बालक में अनुशासन और कठोर परिश्रम बहुत आवश्यक है, जिसके लिए शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षक की भूमिका बहुत हद तक सहायक है बालक को अनुशासन और परिश्रमी बनाने में। न्याय दर्शन का ना जो सर्वोपरि लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति ही है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए राग, द्वेष, मोह इन सब का त्याग आवश्यक है। अतः यह दर्शन, न्याय दर्शन दमनात्मक अनुशासन पे जोर देता है, दमनात्मक अनुशासन पर महत्व देता है। न्याय दर्शन के अनुसार विद्या ग्रहण करना एक तपस्या है और बालक को कठोर अनुशासन में रह के ही विद्या ग्रहण करना चाहिए। न्याय दर्शन ना अनुशासन को मानव जीवन की वो प्रक्रिया मानता है जो मानव जीवन के चरित्र और विचार को सामाजिक मानदंड पर स्वीकार और प्रशंसनीय बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने न्याय दर्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो की सहायता से आप लोग न्याय दर्शन के बारे में जो जानकारी दी गई है उसे भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।